हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। ठीक है, तो हम एलपीजी रिफॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं और इससे पहले की सारी टॉपिक कवर हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं विवेक सिंह सर की बुक से इकोनॉमी कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? 1991 में। और इसको क्या कहा जाता है? एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन कहने का बेसिकली सिंपल मतलब ये है कि जो स्टेट का रेस्ट्रिक्शन था, ठीक है, किसके ऊपर? प्राइवेट इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के ऊपर, उसको जो है रिमूव किया गया। ठीक है, स्टेट का कैसा रेस्ट्रिक्शन था? हमने ऑलरेडी पढ़ा कि आपको अगर कोई कंपनी खोलना है, कुछ खोलना है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस है, काफ़ी ज़्यादा रूल्स है, रेगुलेशंस है। तो स्टेट का रेस्ट्रिक्शंस जो है इसको रिमूव किया गया प्राइवेट इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ पे, कि प्राइवेटली अगर कोई कुछ करना चाह रहा है तो उन पे। देन प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है? कि जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है और सर्विस है, ये हमने ऑलरेडी देखा कि ये स्टेट के हाथ में था, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के हाथ में था। तो इसको क्या किया जाना चाहिए? फ्रॉम पब्लिक ऑनरशिप एंड कंट्रोल टू प्राइवेट ऑनरशिप एंड कंट्रोल। मतलब क्या किया गया? जो हर चीज़ का ऑनरशिप पब्लिक था, जो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, उसको प्राइवेट ऑनरशिप मतलब प्राइवेट लोगों के हाथ में भी दिया गया, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट फर्म्स। ठीक है, इस तरीके से हुआ। मतलब जो रूल रेगुलेशन था या ओनरशिप था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या था? हमने देखा स्टार्टिंग में क्या कि गवर्नमेंट का ही उसमें से था, लेकिन अब प्राइवेट ओनरशिप और कंट्रोल भी हो सकता था। देन ग्लोबलाइजेशन कहने का क्या मतलब है? जो गुड्स है, सर्विसेज है, कैपिटल है, लेबर है, इसका फ्लो कहाँ होना? इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, कि यहाँ से वहाँ सर्विस पहुँच रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली हो रहा है, हम इजीली कहीं भी किसी भी देश आसानी से जा पा रहे हैं, किसी से भी कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, तो अब कुछ क्रोनोलॉजी समझते हैं 1989 से 1991 में क्या होता है। तो दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है इस टाइम पे कौन है? वीपी सिंह, जनता दल पार्टी से। ठीक है, एंड फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम पे कौन थे? मधु दंडवाते। ठीक है, मधु दंडवाते। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। देन फिर क्या होता है? नवंबर 1990 में से जून 21 1991 तक प्राइम मिनिस्टर होते हैं चंद्रशेखर, जनता दल पार्टी से, और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यशवंत सिन्हा। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट्स जो हमें याद रखना है, ठीक है, कि चंद्रशेखर जो है वो क्या करते हैं? रिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो है वो केयर टेकर पीएम रहते हैं जून 21 1991 तक। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है? बजट प्रेजेंट नहीं करती है। फिर हम आगे क्या देखने के लिए मिलता है? जून 21 1991 में कि प्राइम मिनिस्टर इस टाइम कौन होते हैं? वीपी नरसिम्हा राव, कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, और कोअलिशन गवर्नमेंट से ये होते हैं। तो ये जुलाई 24 को हमें देखने के लिए मिलता है, जुलाई 24 1991। सॉरी, तो जुलाई 24 1991 में हम देखते हैं कि बजट को जो है प्रेजेंट किया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ें देखा। देन अब हम देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। तो राजीव गांधी के फेज़ में हम देखते हैं क्या हुआ था, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट हम स्लाइटली थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था? लिमिटेड रिफॉर्म्स इस टाइम पे लेकर के आए थे सेकेंड हाफ ऑफ 1980s में। एम क्या था कि जो भी कंट्रोल रेजीम हम इतने शुरुआत से देख रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ये कंट्रोल रेजीम स्टार्ट हो गया था, लाइसेंस राज स्टार्ट हो गया था, तो इसको मिटिगेट किया जा सके, कुछ कम किया जा सके। ठीक है, रिलैक्सेशन इन ग्रांट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, और जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस है उसमें रिलैक्सेशन दिया जा सके। ठीक है, और जो इंपोर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, तो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को भी हटाया जा सके और एक्सपोर्ट इंसेंटिव को इंट्रोड्यूस किया जा सके। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये राजीव गांधी के फेज़ में ही ये सारी चीज़ों का शुरुआत हो चुका था। नेचर ऑफ रिफॉर्म्स अगर देखें तो मार्जिनल था, फंडामेंटल नहीं था। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखें कि रिफॉर्म्स क्या बहुत ज़्यादा हो रहा था, नहीं, मार्जिनल, बस थोड़ा सा रिफॉर्म यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हो रहा था। लूजनिंग एंड फ्लेक्सिबल ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव शिफ्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा था, कंट्रोल रेजीम से ज़्यादा हट नहीं रहे थे हम, ठीक है। अब 1980s में क्या देखा गया ग्रोथ आउटकम, कि इंडियन इकोनॉमी में क्या देखा गया, हाइयर ग्रोथ की, इस टाइम पे ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है पहले से कंपैरेटिवली, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है, 5.5% हुआ है 1980s में, जबकि अर्लियर कितना था, 3.5% ग्रोथ रेट था, ठीक है, जिसको कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया था, ठीक है। तो इस जो भी इस ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़कर 5.5% तक गए थे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल वीकनेस था, क्योंकि लॉन्ग टर्म वीकनेस कंटिन्यू टू बिल्ड अप, जो इतने टाइम से हम देख रहे थे लॉन्ग टर्म वीकनेस था, तो वो बना रहा, ठीक है। और परवेजिव इंडस्ट्रियल कंट्रोल जो है चल ही रहा था लाइसेंस राज के अंदर, एमआरटीपी एक्ट जो 1969 का था, देन बैंक को नेशनलाइज किया गया और अदर इंडस्ट्रीज़ को सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से इंपोर्ट को जो है क्या किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, या यूँ कह सकते हैं कि इंपोर्ट को एक तरीके से रिड्यूस किया गया बहुत, ठीक है। देन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, इनवर्ड लुकिंग मतलब हम सेल्फ सफिशिएंसी, हम अपने ही जो है सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, बेसिकली इंपोर्ट नहीं करना और सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना, ठीक है। देन हमें लेट 1980s में जो है एक्सटर्नल सेक्टर में भी स्ट्रेस देखने के लिए मिला, इनॉर्मस ट्रेड डेफिसिट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला, और जो इंपोर्ट्स थे नियरली डबल ऑफ एक्सपोर्ट। फिर 1980s में हमें देखने के लिए मिला कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो हमारा इंपोर्ट है डबल ऑफ एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, और एक्सपोर्ट अर्निंग कितना था, एक्सपोर्ट अर्निंग्स ओनली 55% ऑफ द इंपोर्ट, मतलब आप एक्सपोर्ट से कितना कमा रहे हैं, जितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसका 55% आप कमा रहे हैं, मतलब आप कितना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में जा रहे हैं कि आपका इंपोर्ट ज़्यादा है एंड एक्सपोर्ट जो है इतना कम है। तो इतनी सारी चीज़ों के बावजूद देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या था कि इंपोर्ट नहीं करना, उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें हो रहा था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिस्कल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। फिस्कल स्ट्रेस कहने का मतलब था कि इंडिया जो है इंक्रीजिंगली रिलाई कर रहा था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे, ठीक है। अर्ली 1980s में क्या देखने के लिए मिला, जो फिस्कल मैनेजमेंट था ये कंजर्वेटिव था, मतलब क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च नहीं किया जा रहा था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं किया जा रहा था, तो ये कंजर्वेटिव था। लेकिन लेटर पीरियड में क्या हुआ कि हमें फिस्कल प्रोफिलिगेसी देखने के लिए मिला। प्रोफिलिगेसी का क्या मतलब है कि रेकलेस स्पेंडिंग, बिना सोचे समझे लापरवाह स्पेंडिंग किया गया सब्सटैंशियल बोरोइंग से, और वो भी कैसे किया गया, तो इतना अगर खर्च किया गया तो कैसे किया गया, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स पे बोरोइंग लेके, लोन लेकर के, ठीक है। तो लोन लेकर के जो है क्या किया गया, सपोर्ट किया गया डेवलपमेंट प्रोग्राम को या ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए क्या किया गया, लोन लिया गया। तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिला 1980s और अर्ली 1990s में, ठीक है। देन वीक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1991 में हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स था वो भी वीक था, तो इसीलिए हमें देखने के लिए मिला कि जो इस टाइम पे हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है 8.4% और करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है 3.1%, और इन्फ्लेशन कितना चला जा चुका है 17% चला जा चुका है, ठीक है। एक्सटर्नल डेथ जो है बहुत ज़्यादा है, कर्ज जो हमने लिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है, और प्रेशर किसके ऊपर पड़ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर सीवियर प्रेशर पड़ रहा है। तो हमने क्या देखा, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा जा चुका है 8.4%, मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जितना अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस स्पेंड को उसको पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। तो यही तो हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट, ये कितना था 8.4% एक्स्ट्रा हमें बोरो करना पड़ रहा था, ठीक है। देन वल्नरेबल इकोनॉमिक सिचुएशन इस टाइम पे हमें देखने के लिए मिल रहा था। शॉर्ट टर्म डेथ अगर देखें हमारा इस टाइम पे अराउंड कितना था, तो शॉर्ट टर्म डेथ अगर हमारा देखें तो 6 बिलियन था, और अबाउट 2 बिलियन जो था रोल्ड ओवर एवरी 20 आवर्स, मतलब क्या था कि
हम क्या कर रहे थे कि जो 2 बिलियन है, तो इंस्टेंट ऑफ फुल्ली रिपेइंग गवर्नमेंट क्या कर रही थी, नया लोन एक तरीके से हर दिन ले रही थी ताकि पुराने लोन को भर सके। तो इतने ज़्यादा हम कर्ज में जा चुके थे, शॉर्ट टर्म डेथ हमारा इतना हो चुका था और हम हर दिन कर्ज में जा चुके थे और हम शॉर्ट टर्म लोन ले रहे थे ताकि नए लोन को भरने के लिए, ठीक है, पुराने लोन को भरने के लिए नया लोन ले रहे थे। ओवरनाइट बोरोइंग्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हो रही थी कि हमें काफ़ी ज़्यादा लोन हमारा हो चुका था। एनआरआई डिपॉजिट जो था, जो आउटस्टैंडिंग एनआरआई डिपॉजिट था, तो कितना था, ओवर 10 बिलियन था, ठीक है। ये भी हमें देखने के लिए मिला कि रैपिड विड्रॉल हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा निकाला जा रहा है, विड्रॉल किया जा रहा है डिपॉजिट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या हाल था कि 1991 में हम देख रहे थे कि फॉरेक्स रिजर्व हमारा बहुत ज़्यादा गिर गया, कितना आ गया, $1 बिलियन तक आ गया, ठीक है। और ये इनसफिशिएंट था कि हम जो यहाँ तक कि 1 फोर्टनाइट के लिए भी हम जो है फाइनेंस को, इंपोर्ट को फाइनेंस नहीं कर सकते थे। मतलब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम जो है 15 दिन भी ये क्या कर सकते थे, हम इंपोर्ट कर सकते थे। तो हमारा इतना बुरा हाल हो गया था, ठीक है। इनएडिक्वेट फॉर मीटिंग डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन, तो ये हमारा इस टाइम पे हालत बहुत ख़राब था। और जो डेथ हमने कर्जा ले रखा था उसको भी हम चुका नहीं पा रहे थे। हमारा इंपोर्ट जो था वो भी, इंपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं बचा हुआ था ज़्यादा। तो फॉरेन एक्सचेंज में, एक्सचेंज रिजर्व में काफ़ी गिरावट हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। और एक्सटर्नल शॉक भी हमें देखने के लिए मिला कि इराकी इन्वेजन जो हुआ था कुवैत में, ठीक है, तो इससे ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ गया, क्योंकि इराकी इन्वेजन की वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल ऑयल का प्राइस ऊपर चला गया। और ऑयल का सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट ऑयल ही तो करते हैं, ठीक है। तो हमारा इंपोर्ट बिल और ऊपर चला गया, ठीक है। ये सारा हमारा सिचुएशन था। और उस टाइम पे और क्या हो रहा था कि इसके वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज का सिचुएशन था और भी वर्स होता जा रहा था। तो इंटरनेशनल क्रेडिट क्रंच हमें देखने के लिए मिला। कहने का क्या मतलब है कि जो इंटरनेशनल सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो कि किसी भी कंट्री को क्रेडिट देती है कि ठीक है आपका कैसा जो है क्रेडिट रेटिंग है, जो जिससे कि आप बाहर जो है बोरो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा जो है वर्स होता चला गया, डाउनग्रेड होता चला गया। राइजिंग लोन्स अब्रॉड बिकेम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो अब हमें बाहर से भी लोन लेना मुश्किल हो गया क्योंकि हमारा क्रेडिट खराब हो चुका था। और अगर क्रेडिट खराब होगा तो लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें देखने के लिए मिला। देन फिर क्या हुआ कि अप्रैल से जुलाई 1991 में गोल्ड प्लेजिंग करना पड़ा। गवर्नमेंट, इतना हालत बुरा था कि गवर्नमेंट को फोर्सफुली क्या करना पड़ा, 67 टन्स ऑफ गोल्ड को प्लेज करना पड़ा। गोल्ड को रख के, ठीक है, कहाँ पे, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड में। और फिर पैसा रेज किया गया ओवर 600 मिलियन, मतलब क्या हुआ, $600 मिलियन। तो यहाँ हमें क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिला कि एक तो हमारा क्रेडिट इतना बुरा है कि हमें लोन कोई नहीं दे रहा था, इसीलिए हमें गोल्ड को रख के लोन लेना पड़ा, 67 टन्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। क्यों? ताकि जो इमीडिएट ट्रांजेक्शन नीड था उसको पूरा किया जा सके। और हमारा सिचुएशन ऐसा था कि नियर डिफॉल्ट सिचुएशन था कि अब इंडिया का हाल इतना बुरा हो गया, ठीक है। प्रेशर टू रिपे शॉर्ट टर्म फॉरेन लोन्स, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था कि जो आपने शॉर्ट टर्म फॉरेन लोन लिया है उसको भरो, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा था कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, एक बार हम देख लेते हैं इसको कि अब तक क्या चल रहा था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि एक्सटर्नल सेक्टर में स्ट्रेस है, ट्रेड डेफिसिट हमारा हो चुका है, फिस्कल स्ट्रेस हमारा है क्योंकि हम इंक्रीजिंगली रिलाई किसके ऊपर कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के ऊपर कर रहे हैं। हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी वीक नज़र आ रहा है क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, महंगाई बढ़ चुका है, एक्सटर्नल डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का सीवियर प्रेशर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। हमारा शॉर्ट टर्म डेट इतना ज़्यादा हो गया, कितना, 6 बिलियन जो है शॉर्ट टर्म डेथ हो गया,
ठीक है, $6 बिलियन। और ऐसा लग रहा था कि $2 बिलियन जो है ना, क्या हो रहा है, रोल्ड ओवर एवरी 24 आवर। और इनको जो है भरने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नया लोन ले रहे हैं डेली, ताकि पुराना को भरा जा सके। एनआरआई डिपॉजिट का भी हम देख रहे हैं कि विड्रॉल किया जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है 1991 में हमें क्या देखने के लिए मिला कि फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। ठीक है, और इतना कम हो गया कि अब हमारे पास सिर्फ 1 फोर्टनाइट का इम्पोर्ट के लिए पैसा बचा था। ठीक है, एक्सटर्नल शॉक अगर देखें 1990 टू 91 में कि इराकी इन्वेजन हुआ था कुवैत में, जिसके वजह से जो है क्या हो गया, हमारा इंपोर्ट बिल और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, इंटरनेशनल क्रेडिट क्रंच देखने के लिए मिला क्योंकि जो हमारा सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग था वो डाउनग्रेड हो गया, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। तो हमें गोल्ड को प्लेज करके लोन लेना पड़ा 600 मिलियन का, और हम बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं, कंगाली के सिचुएशन पे आ चुके थे। तो फिर क्या किया गया, इकोनॉमिक, अब फिर इन सारे सिचुएशन, इन सारे प्रॉब्लम्स के वजह से ही इंट्रोड्यूस किया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया गया। ठीक है, तो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया कब, जून 21 1991 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे, और बजट प्रेजेंट किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि रिफॉर्म का ब्लूप्रिंट क्या था और क्रेडिट। ठीक है, तो रिफॉर्म ब्लूप्रिंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो हम अगर देखें तो ये जो रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, तो इसका ब्लूप्रिंट क्या पहले नहीं था, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, पार्ट ऑफ मार्च 1991 बजट ऑफ यशवंत सिन्हा। तो कब हम इसका ब्लूप्रिंट ऑलरेडी ही बन चुका था, कब, जो यशवंत सिन्हा जो बजट प्रेजेंट करते मार्च 1991 में, उस टाइम पे, लेकिन बजट उस टाइम प्रेजेंट नहीं किया गया था। ठीक है, कुछ मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वजह से, क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट को विड्रू कर लिया था, तो ये इन्होंने क्या किया था, बजट प्रेजेंट नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अगर हम कहना चाहें कि इस रिफॉर्म का ग्रेटर क्रेडिट किसको जाता है, तो ग्रेटर क्रेडिट जाता है पीवी नरसिम्हा राव का, क्योंकि उनके स्किलफुल पॉलिटिकल मैनेजमेंट के वजह से ऑपोजिशन उस टाइम भी मतलब इश्यूज क्रिएट कर रही थी। ऑपोजिशन टू रिफॉर्म्स एग्जिस्टेड विद इन एंड आउटसाइड गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला कि सिर्फ ऑपोजिशन जो है विद इन आउटसाइड गवर्नमेंट नहीं था, बल्कि विद इन गवर्नमेंट भी ऑपोजिशन था इस चीज़ को लाने का, लेकिन उसके बावजूद भी वो पॉलिटिकल, उनका जो डेप्थ पॉलिटिकल मैनेजमेंट था, उसके वजह से ये रिफॉर्म आ पाया। ठीक है, अब हम देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 में क्या ब्रॉड डायरेक्शंस क्या क्या था। ठीक है, बेसिकली भी हम ब्रॉडली देख रहे हैं, तो ब्रॉडली जो है मेनली 3 डायरेक्शन था। फर्स्ट था कि जो भी कॉम्प्लेक्स रेजीम है लाइसेंस का या परमिट्स का या कंट्रोल का, तो उसको डिसमेंटल करना। दूसरा था कि जो स्ट्रॉन्ग बायस था किसके तरफ, स्टेट ऑनरशिप की तरफ, जो स्टेट मतलब स्ट्रॉन्ग बायस था कि हर चीज़ पे स्टेट का कंट्रोल था, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे स्टेट का कंट्रोल था, तो इसको हटाया जाए। ठीक है, इसको क्या किया जाए, रिवर्सल किया जाए। हर चीज़ में अगर स्टेट का कंट्रोल रहेगा तो कैसे हर चीज़ जो ग्रो हम कर पाएंगे इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। ठीक है, देन रिडक्शन इन प्रोलिफरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज था, तो उसको हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का कंट्रोल था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर ही था हर जगह, तो उसको रिड्यूस करना। ठीक है, और थर्ड अगर हम देखें तो अबेंडनमेंट ऑफ इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। जो हमारा पॉलिसी था सेल्फ सफिशिएंसी का, इनवर्ड लुकिंग था। ठीक है, इंपोर्ट को हम नहीं बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए इसको भी अबेंडनमेंट इसको भी किया जाना चाहिए। तो बेसिकली ये 3 था कि जो लाइसेंस वगैरह है ये सबको जो है कम किया जाए, और स्टेट का ऑनरशिप, जो हर जगह स्टेट का ऑनरशिप ही है मींस ऑफ प्रोडक्शन में, इसको कम किया जाए, और इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जो है हमारी उसको भी हटाया जाए। ठीक है, तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, तो कैसे, तो ट्रेड करें हम, बाहर इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का फ्लो हो। ठीक है, ऐसा कंडीशन बने, क्रिएट कंडीशन फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। और जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे उनके लिए भी जो हो सके मार्केट कैसा हो सके, ओपन हो सके, वो हर चीज़ कर सके, ट्रेड कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, और इन्वायरमेंट कंपेरेबल टू अदर डेवलप कंट्रीज़। और ऐसा इन्वायरमेंट बने जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, हम उनके साथ जो है क्या कर सके, कंपेयर कर सके। ठीक है,
और टाइम फ्रेम क्या था, टाइम फ्रेम ऑफ 4 to 5 ईयर्स था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स हुआ। हमने सारा बैकग्राउंड देख लिया कि क्यों रिफॉर्म्स करना पड़ा, बेसिक हमारा क्या मुद्दा था कि क्या चीज़ हो। तो बेसिक में हमने क्या देखा कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, ताकि हम हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है हम उसको इंटीग्रेट कर सके ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। ठीक है, ट्रेड कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, टेक्नोलॉजी का फ्लो हो। बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब फिस्कल स्टेबिलाईजेशन सबसे पहला पॉइंट था कि फिस्कल स्टेबिलाईजेशन होना चाहिए। ये एक एसेंशियल प्री कंडीशन था ताकि रिफॉर्म जो हमने किया ये सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिसिट था इसको घटाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमने देखा कि अब तक हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना पहुंच चुका है, 8.4% पहुंच चुका है 1990-91 में। ठीक है, तो इसका और तो फिर क्या किया जाना चाहिए, कैसे, तो स्टेप्स क्या क्या लाया गया इस फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए। तो जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ था, बहुत एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को क्या किया गया, एबोलिश किया गया। ठीक है, कि एक्सपोर्ट करने के लिए जो सब्सिडीज़ दिया जा रहा था तो उसको एबोलिश कर दिया गया। देन पार्शियल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी। ठीक है, जो फर्टिलाइजर में भी सब्सिडी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा था तो उसको भी रीस्ट्रक्चर किया गया। और दूसरा, एक्सपोर्ट में जो सब्सिडी दिया जा रहा था, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को भी एबोलिशन कर दिया गया, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, अगर इतना इतना सब्सिडीज़ दिया जाएगा एक्सपोर्ट में तो क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो इसको भी एबोलिश कर दिया गया। ठीक है, देन बजटरी सपोर्ट टू लॉस मेकिंग पीएसयूज, जो लॉस मेकिंग पीएसयूज थे उसको क्या किया गया, बजटरी सपोर्ट दिया गया। गवर्नमेंट लोन्स टू कवर लॉसेस प्रोग्रेसिवली फेज्ड आउट। ठीक है, और जो क्या था कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लोन ले रही थी, क्यों, लॉस को ये करने के लिए, हटाने के लिए, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, कवर करने के लिए। तो क्या किया गया, गवर्नमेंट लोन को बिल्कुल ही फेस्ड आउट किया गया। ठीक है, देन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो जो हम डेवलपमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर कर रहे थे, जो भी खर्च हम कर रहे थे उसको क्या किया गया, रीस्ट्रक्चर किया गया। ठीक है, कि देखा गया फिर से कि जो हम सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को भी फिर से हम कह सकते हैं दोबारा से मैनेज किया गया। मतलब क्या था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, हमारा खर्च बहुत ज़्यादा था, कहने का ये मतलब है। तो खर्च को कम करना पड़ेगा ना, अगर अभी हमारी इकोनॉमी इस लेवल पे नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च करती जाएगी तो और भी तो डेफिसिट बढ़ता जाएगा ना। तो बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया कि जहाँ पे मतलब रैशनलाइजेशन किया गया एक तरीके से, कि जहाँ जितना ज़रूरी है उतना ही सब्सिडीज़ दिया जाए। ठीक है, बेसिकली सिंपल यही मतलब है। ठीक है, अब और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या किया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिफॉर्म किया गया। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रेडिकल रिफॉर्म एरिया था, यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। ठीक है, तो सबसे, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि लाइसेंस राज की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था तो इसको एबोलिश किया गया। तो अर्लियर क्या था कि गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए था, नया इंडस्ट्री लगाना है या कैपेसिटी, इंडस्ट्री के कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो इसको जो है क्या किया गया, एबोलिश किया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबोलिश किया गया मोस्ट सेक्टर्स के लिए, और लाइसेंस जो है सिर्फ एक स्मॉल नेगेटिव लिस्ट रखा। क्यों रखा, वो भी क्योंकि इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन का जो कंसर्न है उसके लिए, कि सिर्फ इन सारे चीज़ों में ही आपको लाइसेंस वगैरह का ज़रूरत होगा, कि अगर आप ऐसा कुछ ओपन कर रहे हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्री लगा रहे हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, पॉल्यूशन करे। ठीक है, तो इसी में सिर्फ जो है नेगेटिव, एक छोटा सा नेगेटिव लिस्ट इसी चीज़ के लिए रखा। बाद बाकी क्या किया, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी था इसको एबोलिश कर दिया गया मोस्ट सेक्टर के लिए। और जो MRTP कंट्रोल था, मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, तो इसको जो था क्या किया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इस एक्ट की वजह से जो लार्ज फर्म्स थे वो नहीं कर पा रहे थे एक्सपेंड। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी रखा गया था कंडीशन कि आप इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो उसको हटा दिया गया। जो एसेट बेस्ड कंट्रोल था बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस पे, इसको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, देन प्रूनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशन, तो पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया था काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर्स में, इसको बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि सेलेक्टिवली कट किया गया। ठीक है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर ड्रास्टिकली रिड्यूस। तो क्या किया, पहले हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर के लिए काफ़ी सारा जो है इंडस्ट्रीज को रखा गया था, उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस किया गया। ठीक है,
और प्राइवेट सेक्टर एंट्री को अलाउ किया गया क्रिटिकल एरियाज में, जैसे कि पावर जनरेशन में, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में और रिफाइनिंग में, एयर ट्रांसपोर्ट में, टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों में भी क्या किया गया, इवन क्रिटिकल एरियाज में भी प्राइवेट सेक्टर को आने का मौका दिया गया कि पावर जनरेशन में भी अब प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में, एयर ट्रांसपोर्ट में, टेलीकम्युनिकेशन में। देन जो एमएसएमईज के लिए हमने अर्लियर पढ़ा था कि इनके लिए रिजर्व्ड आइटम रखा गया था कि ये जो है 800 आइटम के ऊपर जो है काम करेंगे, तो फिर इसको क्या किया गया, डी लाइसेंसिंग किया गया, ठीक है। सिंस 1991 अ प्रोग्रेसिव डी रिजर्वेशन पॉलिसी एडप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जो एमएसएमई रिजर्व्ड मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स था इसको रिड्यूस किया गया, पहले 800 प्लस था, इसको 0 कर दिया गया कि अब कोई भी एमएसएमई के लिए मैन्युफैक्चरिंग आइटम रिजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि अब आप फ्री हैं, आप चाहें तो कोई भी आइटम पे आप जो है कर सकते हैं। दूसरी बात है जो और सारे कंपनीज को, बड़े बड़े फर्म्स को मना किया गया था कि इन सारे चीज़ पे आप नहीं कर सकते हैं काम क्योंकि ये एमएसएमई का है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को भी हटा दिया गया। तो डी रिजर्व्ड आइटम्स अगर हम देखें जो पहले रिजर्व किया गया था, जैसे इसमें पिकल्स था, चटनी, मस्टर्ड, ग्राउंड नट था, ठीक है, एक्सरसाइज बुक्स था, वैक्स कैंडल्स, लॉन्ड्री सोप्स वगैरह, ग्लास बैंगल्स, स्टील अलमीरा, रोलिंग शटर्स, ठीक है, स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम यूटेंसिल्स जो था कि ये सब पहले एमएसएमई के लिए ही रिजर्व था। इन सबको मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इस टाइप की चीज़ों को क्या किया गया, डी रिजर्व किया गया। ओवरऑल इम्पैक्ट हमें क्या देखने के लिए मिला कि अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, इफिशियंसी आ रहा है, अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कोई भी चाहे तो इस पे कर सकता है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। तो आप अगर इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हैं तो इससे पहले की अगर लेक्चर्स को आप देखेंगे तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि हम उसमें बिल्कुल शुरुआत से बात कर रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ इकोनॉमी में और अब जाके क्यों ट्रेड ये 1991 का रिफॉर्म पॉलिसी आया, ठीक है। तो इसलिए आप पीछे से जाकर के क्लासेस को देख सकते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लाया गया चेंजेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या किया गया। तो पहले अगर 1991 का प्री सिनेरियो अगर हम देखें तो इंडिया का फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव था, इवन ये भी चीज़ जो है बना था, ठीक है। फॉरेन इक्विटी जनरली कैप्ड एट 40%। तो फॉरेन इक्विटी कितना रखा गया था कि फॉरेन इक्विटी कितना होगा, तो 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट इन सिलेक्ट हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। तो मैक्सिमम था कि 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और एक्सेप्शन था कि कुछ अगर हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स वगैरह है तो उसमें हो सकता है, ठीक है। और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को डिस्करेज किया गया था, ठीक है, जब तक कि ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन से रिलेटेड ना हो। तो बेसिकली क्या था कि कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को भी डिस्करेज किया गया था। और फिर जो कंपनीज थी जिनका कि 40% से ज़्यादा जो है फॉरेन ऑनरशिप था, तो उसको ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शंस देखना पड़ा फेरा एक्ट के अंदर, ठीक है। द 1991 के रिफॉर्म्स के बाद क्या किया गया कि पॉलिसी बिकम प्रो एफडीआई। जो पहले था कि एफडीआई करने से मना कर रहे थे या कैप रखा गया था कि कितना ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो या नहीं, तो अब क्या हुआ कि प्रो एफडीआई हो गया और सपोर्टिव हो गया अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऑटोमेटिक अप्रूवल जो है फॉर फॉरेन इक्विटी अप टू 51%। तो 51% के लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल ही रख दिया 34 इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और फॉर अगर इक्विटी अगर जो है फॉरेन इक्विटी क्या था कि अगर बियॉन्ड 51% होगा तो इसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल की ज़रूरत होगा। कितना, फॉरेन इक्विटी अगर बियॉन्ड 51% हुआ तो गवर्नमेंट का जो है अप्रूवल की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको इक्विटी समझ नहीं आ रहा या और कुछ चीज़ें हैं तो आप शुरू से अगर सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपका बेसिक स्ट्रांग होगा कि ठीक है इक्विटी क्या होता है और सारी चीज़ें क्या होती है, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो फेरा एक्ट था 1973 का रिप्लेस्ड बाय फेमा एक्ट। तो अब फेमा एक्ट लाया गया, फेरा एक्ट को हटा दिया गया, ठीक है। तो पहले जो था कि पहले किसके ऊपर ध्यान था कि कंट्रोल किया जा रहा था, तो कंट्रोल को शिफ्ट करके अब मैनेजमेंट की तरफ
ठीक है गए। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के, अब पहले था कि फॉरेन एक्सचेंज इन सारी चीज़ों को कंट्रोल ही किया जा रहा है, एफडीआई पे भी कैप है, फॉरेन इक्विटी पे कैप है कि 40% से ज़्यादा फॉरेन इक्विटी नहीं हो सकता है। इक्विटी मीन्स क्या हुआ कि बेसिकली आपका ऑनरशिप, तो फॉरेन ऑनरशिप कितना, फॉरेन के लोगोगों का ऑनरशिप कितना नहीं हो सकता है, 40% तक ही रखा गया, और अब 51% तक अप्रूवल दे दिया गया। अगर 51% से ज़्यादा हो तब जा करके गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट तो हम क्या देखते हैं कि अगर जितना भी कंपनीज है, अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फॉरेन ऑनरशिप, कि फॉरेन ऑनरशिप है या क्या है उससे मतलब नहीं है। अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसको भी इंडियन लॉज ही लगेगा और उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स लाया गया, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म लाया गया, तो डिसमेंटलिंग ऑफ इंपोर्ट कंट्रोल्स, ठीक है। तो जो इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हमें देखने के लिए मिला था कि कॉम्प्लेक्स इंपोर्ट लाइसेंसिंग रेजीम था रॉ मटेरियल के लिए, इंटरमीडिएट्स के लिए और कैपिटल गुड्स के लिए, इसको हटाया गया, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्ट्स नाउ फ्रीली परमिटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट को अब फ्रीली परमिट कर दिया गया। सिर्फ एक स्मॉल नेगेटिव लिस्ट रखा कि कुछ चीज़ों में अगर इम्पोर्ट है तो क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। देन कंज्यूमर गुड्स इम्पोर्ट पे क्या किया गया कि इनिशियली ये रेस्ट्रिक्टेड था, फिर लेटर ऑन इसको क्या किया गया, सिलेक्टिवली अलाउ किया गया थ्रू स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंसिंग टू एक्सपोर्टर्स, ठीक है। तो स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंसिंग के थ्रू सिलेक्टिवली अलाउ किया गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट टू ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट। तो कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट को जो है इनिशियली बिल्कुल एकदम अलाउ नहीं कर दिया गया, इसमें ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन हमें देखने के लिए मिला कि धीरे धीरे जो है कंज्यूमर गुड्स के इंपोर्ट को अलाउ किया गया, ठीक है। देन रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, जो क्वांटिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो था, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर था, इंपोर्ट्स के ऊपर था, इसको लार्जली एलिमिनेट कर दिया गया मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स पे कि आप कितना अमाउंट का, कितना जो है क्वांटिटी में आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, इस पर भी पहले रेस्ट्रिक्शन था, इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। ग्रेजुअल रिडक्शन हमें देखने के लिए मिला, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज़ होता है मीन्स कस्टम ड्यूटीज़, तो कस्टम ड्यूटीज़ में हमें ग्रेजुअल रिडक्शन देखने के लिए मिला। देन एक्सचेंज रेट में रिफॉर्म्स अगर हम देखें तो प्री 1991 सिस्टम में रूपी हैड एन ऑफिशियली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय आरबीआई, ठीक है। तो पहले अगर हम देखें, समझना चाहे कि क्या होता था कि जो रुपीज़ है वो जो है फिक्स एक्सचेंज रेट पे चलता था, मतलब क्या है कि इसको फिक्स किया जाता था इसके एक्सचेंज रेट को, ठीक है। कौन करता था, डिटरमाइन करती थी आरबीआई। लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ, जुलाई 1991 में, कि रुपी को डीवैल्यूएट किया गया कितना, 24% टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो क्या करते हैं, डीवैल्यूएशन हम कब कहते हैं कि जब रुपी को जानबूझ के ही सेंट्रल बैंक के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जब डीवैल्यू किया जाता है, मतलब रेट उसका कम किया जाता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डीवैल्यू, ठीक है। लेकिन जब मार्केट के वजह से हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन ऑफ रुपीज़, ठीक है, कि रुपी का वैल्यू क्या हो रहा है और सब जो फॉरेन करेंसीज है उसके मुकाबले कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जानबूझ के रुपी को डीवैल्यू किया गया था। देन मार्च 1993 में अगर देखें तो शिफ्ट किसकी तरफ हुआ था, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि अब जो है ये मार्केट डिटरमाइन करेगा। जो पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था जो कि ठीक है रख दिया जाता था कि अगर कोई भी $1 कितना होगा, $1 इज इक्वल टू क्या, 50 रुपीज़। तो ये जो है गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, या आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता था। लेकिन अब जो है अगर $1 कितना होगा, सपोज 67 रुपीज़, अभी तो खैर 85 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, डेप्रिशिएट होने के लिए हो रहा है हमारा रुपी, ठीक है। तो ये अब कैसे होगा, तो ये डिटरमाइन किया जाएगा मार्केट के द्वारा, ठीक है, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, ठीक है। क्या मैनेज किया गया, क्या अडॉप्ट क्या किया गया है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहने का क्या मतलब है कि ये मार्केट रेट के ऊपर ही बेसिकली चलेगा, मार्केट ही डिटरमाइन करेगी रुपीज़ का वैल्यू। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि ज़रूरत पड़ गया गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करना, तो सेंट्रल बैंक ज़रूर इंटरवीन करेगी, ठीक है। तो ये रहा, फिर क्या हो गया, एडॉप्शन किया गया मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का, ठीक है। देन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ अगर देखें तो रुपी को फुल्ली कन्वर्टिबल कर दिया गया करंट अकाउंट में, ठीक है। लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कैसा रहा, पार्शियल रहा, ठीक है। तो
करंट अकाउंट में रुपी का कन्वर्टिबिलिटी जो है फुल कर दिया गया, लेकिन कैपिटल अकाउंट में पार्शियल रखा गया। ठीक है, इसमें भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, आगे चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों है कि रुपी करंट अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टिबल कर दिया गया लेकिन कैपिटल अकाउंट में नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर सिग्निफिकेंस हम देखें तो एफडीआई का इनफ्लो जो है बढ़ गया, ट्रेड को ओपन किया गया, एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस जो है ये बढ़ गया। ठीक है, और हमारा इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट होने लग गया। ठीक है, और स्टेट का कंट्रोल अब काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका था और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टैक्स में क्या रिफॉर्म किया गया। तो पर्सनल इनकम टैक्स को जो है प्री 1991 अगर देखें तो मार्जिनल मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना था, 56% रखा गया था। फिर जो है उसको क्या किया गया, रिड्यूस टू 40% टू इम्प्रूव कंप्लायंस एंड इंसेंटिव। तो पहले हमने 1991 से पहले देखा था कि पर्सनल इनकम टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा था। कितना मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना था, 56% था, जिसको कि घटा के 40% कर दिया गया। देन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स अगर देखें तो 51% से 46% कर दिया गया पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के लिए। क्यों, ताकि जो है इम्प्रूव हो सके इन्वेस्टमेंट को और कॉम्पिटिटिवनेस जो है बढ़ सके, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छा हो, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके। ठीक है, देन कस्टम ड्यूटी को भी रैशनलाइजेशन किया गया, देखा गया कि हाँ कितना कस्टम ड्यूटी होना चाहिए। तो पहले अगर एवरेज देखे कस्टम ड्यूटी मीन्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगा हुआ था। कितना लगा हुआ था, अराउंड 200%, जिसको कि शार्पली घटा करके कितना कर दिया गया, 65% किया गया। तो मतलब क्या किया गया, ट्रेड को लिबरलाइज किया गया। और क्या किया गया, तो इससे क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, जो इनपुट कॉस्ट लग रहा था वो कम हुआ, एंड जो स्मगलिंग वगैरह इन सारी चीज़ों की वजह से अगर हो रहा था, इतना ज़्यादा टैक्स लगा हुआ था, तो उसमें भी हमें कमी देखने के लिए मिला। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था कि टैक्स बेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रख दिया जाए कि इतना % आपको देना है, तो क्या होगा, लोग टैक्स देंगे क्या, नहीं देंगे। तो फिर वो टैक्स चोरी करेंगे, नहीं भरेंगे, या गलत मीन्स का जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इवेजन जो है, इसीलिए टैक्स इवेजन में हमें कमी देखने के लिए मिला। और क्या हुआ, मेक द टैक्स सिस्टम ग्रोथ ओरिएंटेड एंड इफिशिएंट, कि टैक्स सिस्टम ऐसा रहे जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो और इफिशिएंट हो, ऐसा ना हो कि टैक्स का इवेजन ही हो रहा है। देन पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, तो सबसे ज़्यादा जो हमें रिफॉर्म्स यहाँ पे देखने के लिए मिला, तो यहाँ स्ट्रक्चर में एडजस्टमेंट किया गया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म किया गया। ठीक है, और इसको कैसे रिफॉर्म किया गया, तो ग्लोबल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट को देखते हुए रिफॉर्म्स किया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट किया गया, नॉट फुल्ली प्राइवेटाइजेशन। डिस इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन, तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब समझिए। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो है क्या किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को भी चीज़ें उनके हाथ में भी दिया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, लेकिन नॉट फुल्ली प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया ग्रेजुअल डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी सेल ऑफ माइनॉरिटी इक्विटी इन पीएसयूज, तो पीएसयूज में भी जो इक्विटी था वो इसको सेल किया गया, कितना, माइनॉरिटी इक्विटी, लेकिन 51% ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल जो है अभी भी गवर्नमेंट के पास ही रहा, लेकिन कुछ चीजों को क्या किया गया, सेल किया गया। ठीक है, माइनॉरिटी इक्विटी दिया गया। तो इससे गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ग्रेजुअल डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को जो है अपना रही थी। क्यों, क्योंकि इनके पास ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल अभी भी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, और सेल कर रही है माइनॉरिटी इक्विटी को, ताकि जो है इससे फंड रेज किया जा सके और भी डेवलप किया जा सके। ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड मार्केट डिसिप्लिन, तो पीएसयूज डायरेक्टेड टू फाइनेंस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो क्या किया गया कि अब इनको सेल किया गया। ठीक है, अगर जैसे कोई एक कंपनी है, ठीक है, इसका 100% जो है हम मानते हैं कि इक्विटी है, 100% ओनरशिप है, किसके पास, अभी गवर्नमेंट के पास। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि 51% गवर्नमेंट के पास ही रहेगा इसका ओनरशिप और सब कुछ, लेकिन जो है 49% गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेल कर सकती है पीएसयूज का। ठीक है, अब अगर जिसको भी सेल कर रही है तो क्या होगा, वहां से क्या आएगा, अगर आप गवर्नमेंट सेल कर रही है तो फ्री में तो किसी को नहीं दे रही है, जिसको भी दे रही है तो वो इंसान क्या देगा, पैसा देगा। ठीक है, क्या देगा, पैसा। तो उससे अगर वो मनी दे रहा है तो उसी मनी को क्या किया जा रहा है, उसी पैसे से फिर क्या किया जा रहा है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कि इस पैसे को हम ले रहे हैं और लेके फिर से हम फ्यूचर में कहीं और कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक है, तो यह यहाँ पे किया गया।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और मार्केट डिसिप्लिन। तो पीएसयूज डायरेक्टेड टू फाइनेंस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो अब क्या हुआ, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस किया गया, ठीक है, इन्हीं पीएसयूज के बेनिफिट से, ये या जो भी सेल किया गया इक्विटी को उससे। तो जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैसे किया गया, इंटरनल रिसोर्स जनरेशन से, ठीक है, इंटरनली प्रॉफिट जनरेट किया गया या कैपिटल मार्केट से बोरो करके क्या किया गया, फिर से जो है इन्वेस्टमेंट किया गया। देन और क्या किया गया, फेज आउट किया गया जो बजटरी सपोर्ट था, ठीक है, बजटरी सपोर्ट टू लॉस मेकिंग पीएसयूज। तो पहले क्या हो रहा था कि सपोज ये एक पीएसयू है, ठीक है, एक ये कंपनी है कुछ भी, ठीक है, देन क्या हो रहा है कि इस कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब इस लॉस को फाइनेंस करने के लिए क्या करते थे कि बजट से सपोर्ट लिया जाता था, कि बजट से ही पैसा निकाल करके दिया जा रहा था, ठीक है, तो उसको जो है हटाया गया, ठीक है। देन रीस्ट्रक्चरिंग एंड लेबर प्रोटेक्शन। तो वाइबल पीएसयूज टू अंडरगो रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिवाइवल। तो ऐसा अगर था जो पीएसयूज बहुत लॉस में है या कुछ है तो उसको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है और रिवाइवल किया जा रहा है। और जो नॉन वाइबल यूनिट से अब कुछ ऐसा यूनिट है जिसको कि सही किया ही नहीं जा सकता है तो उसको क्लोज कर दिया गया, ठीक है, विथ एडिक्वेट कंपनसेशन एंड लेबर सेफगार्ड, ठीक है, लेबर सेफगार्ड के ऊपर दिया गया और जो भी उससे रिलेटेड लोग हैं उसको एडिक्वेट कंपनसेशन दिया गया। तो वैसे पीएसयूज को बंद कर दिया गया जो कि लॉस मेकिंग है। तो सिग्निफिकेंस हमें क्या देखने के लिए मिला कि फिस्कल बर्डन जो है गवर्नमेंट के ऊपर अब घट रहा है, एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस पीएसयूज का बढ़ रहा है, और जो स्टेट लेड मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक मैनेज, स्टेट लेड था, स्टेट लेड से अब मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक मैनेजमेंट की तरफ अब हम बढ़ चुके हैं, ठीक है। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या किया गया कि बैंकिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म किया गया, ओपन किया गया प्राइवेट कंपटीशन को, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले हम देखें कि नेशनलाइजेशन किया गया था बैंक को बहुत ज्यादा, लेकिन अब बैंकिंग सेक्टर ओपन कर दिया गया नए प्राइवेट बैंक के लिए, ठीक है, न्यू बैंकिंग लाइसेंस को इशू किया गया और जो पब्लिक सेक्टर का मोनोपोली था उसको खत्म किया गया। तो ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो क्यों किया, क्या ऐसा करने के पीछे रीजन क्या था, तो इफिशियंसी और कस्टमर सर्विस और कॉम्पिटिशन को बढ़ाया जा सके। देन कैपिटल मार्केट में क्या रिफॉर्म देखने के लिए मिला कि स्ट्रेंथ किया गया रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। तो सेबी जो है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको सेटअप किया गया था 1988 में, लेकिन स्टैट्यूटरी पावर जो है कब दिया गया था, अप्रैल 1992 में, ठीक है। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में, ताकि ये रेगुलेट कर सके स्टॉक एक्सचेंज को और सुपरवाइज कर सके, देख सके इंटरमीडियरीज जो है बीच में आ रहे हैं उनको, या मेजर कैपिटल मार्केट प्लेयर्स को सुपरवाइज कर सके, ठीक है। और क्या किया गया, एबोलिशन ऑफ कैपिटल इशू कंट्रोल। तो जो कैपिटल इशू के लिए जो कंट्रोल था उसको भी एबोलिश किया गया। कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट को रिपील किया गया 1992 में, ठीक है, और जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसको जो है एंड किया गया। इशू ऑफ कैपिटल बाय कंपनीज, प्राइसिंग ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। तो ये जो गवर्नमेंट का कंट्रोल किसके ऊपर था, तो गवर्नमेंट जो भी कैपिटल इशू किया जा रहा था किसी भी कंपनी के द्वारा उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, ठीक है। और नए इक्विटी शेयर्स क्या प्राइस होगा या नहीं होगा इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, इनको भी खत्म किया गया, ठीक है। और अब किसके तरफ हम शिफ्ट कर चुके थे, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग के ऊपर शिफ्ट कर चुके थे, ठीक है, सिक्योरिटीज के केस में। देन और क्या देखने के लिए मिला, इंटीग्रेशन विद ग्लोबल कैपिटल मार्केट, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि अब ग्लोबल मार्केट के साथ हम जुड़ सकें। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को भी लिबरलाइज किया गया, ठीक है। कैपिटल मार्केट को ओपन किया गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, कि कोई बाहर से जो भी इन्वेस्टर है वो आके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ओपन किया गया, ठीक है, FIIs को। देन एक्सेस टू इंटरनेशनल कैपिटल, इंडियन कंपनीज को अलाउ किया गया कि आप जो है फंड रेज कर सकते हैं अब्रॉड से, कैसे, थ्रू ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट के थ्रू, और आप अपना इक्विटी को इशू कर सकते हैं, कंपनी के शेयर को आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इक्विटी इशू कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमने देखा। अभी आप ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट वगैरह ये हमने पहले क्लासेस में ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप वो सारी अगर जो भी कॉन्सेप्ट वाला जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो है विवेक सिंह सर का, तो आप अगर वहां 3 चैप्टर्स को देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्ड हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम आगे देखें, रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल था, तो रिफॉर्म्स ड्रिवन बाय मैक्रो इकोनॉमिक कंपल्शन ऑफ 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, तो क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमें 1991 का देखा गया, तो इसके लिए क्या किया गया, प्री कंडीशन रखा गया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फाइनेंशियल असिस्टेंस वो हमें प्रोवाइड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ अपने इकोनॉमी में चेंजेस लाने होंगे, आपको अपने पॉलिसी में मैक्रो इकोनॉमिक सेटअप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिला कि जो भी बदलाव यहाँ हमें करना पड़ा, तो इसका एक प्रेशर जो है हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ भी आ रहा था, फाइनेंशियल असिस्टेंस जब हम उनसे चाहते थे। ठीक है, देन पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म्स, तो जो भी रिफॉर्म 1991 में किया गया, ये हमें क्या देखने के लिए मिला कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी रहा, क्योंकि इसको तो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट लेकर के आए थे 1991 में। तो सक्सेसिव अगर हम देखें तो जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी थे, उन्होंने भी इस चीज को कंटिन्यू रखा। ठीक है, और इस रिफॉर्म को बढ़ाते चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस और ऑन लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉलिटिकल कंसेंसस देखने के लिए मिलता है, इसीलिए पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बरकरार रहा। ठीक है, अब कोर प्रिंसिपल अगर देखें रिफॉर्म का, तो कंपटीशन क्या था, सेंट्रल थीम था। ठीक है, कि कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा। तो हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर, नॉट अ चैप्टर बट 1991 के रिफॉर्म्स को पूरा देख लिया। उसके बाद की कुछ चीजें हैं, तो हम उसको एक या दो छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।